ओके, नाउ वी हैव जनरल ज़ियाउल हक 1977 से लेके 1988 तक 11 साल इस बंदे ने रूल किया। आप लोग बताओगे कि भाई भुट्टो के बाद जनरल ज़ियाउल हक आया। सबसे पहला सवाल ये आता है, जनरल ज़ियाउल हक किस तरह आया और क्यों आया? देखो, आपके पास जो भुट्टो था ना, भुट्टो की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रही थी। जितनी पार्टी थी, अपोजिशन का मतलब क्या है कि जितनी पार्टीज थी वो सब मिल के भुट्टो के खिलाफ जा रही थी। वो सब कह रही थी कि भुट्टो की पार्टी को ख़त्म करो, उसकी गवर्नमेंट को गिराओ। वो सब इसके खिलाफ हो गए थे। अब जितनी पार्टीज थी, 8-9 पार्टीज थी, उन सब ने मिलकर क्या किया, पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएनए बना लिया। और इस अलायंस का मेन मकसद ये था कि इन्होंने भुट्टो की गवर्नमेंट को अपोज करना है। अब मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि बात राइट्स, मारपीट, प्रोटेस्ट तक पहुंच गई। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और फिर आर्मी आ गई। आर्मी ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब आर्मी में कौन था? जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक ने आते साथ ही मार्शल लॉ लगा दिया। एंड मार्शल लॉ लगाते साथ ही उसने क्या किया, भुट्टो को अरेस्ट कर लिया। और उसके साथ साथ जिसने क्या किया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया ताकि मुल्क में अमन हो सके। सही है। उसके बाद इसने और क्या क्या किया, इसने आते साथ ही जितनी भी इंडस्ट्रीज जो थी, हम सब ने पढ़ा है कि भुट्टो ने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली पॉलिसी लाया था जिसमें उसने सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया था। सही है। नेशनलाइज का मतलब क्या है कि जितनी भी कंपनी है, जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी, लेट्स सपोज मेरी एक इंडस्ट्री थी जिसमें मैं मशीनें बनाता था, अब वो इंडस्ट्रीज नेशनलाइज होगी। इसका मतलब ये है कि भाई वो इंडस्ट्री मेरे हाथों से निकल के गवर्नमेंट के अंडर चलेगी। अब जितने लोगों की इंडस्ट्रीज भुट्टो ने लेकर अपने अंडर की थी, उसने उन सब इंडस्ट्रीज को डी नेशनलाइज कर दिया। मतलब ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज अब होंगी वो उनके ओनर्स को मिल जाएंगी, वो उन सब के ओनर्स को वापस मिल जाएंगी। सही है। अच्छा, इसके अलावा एफएसएफ, फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कि भुट्टो ने बनाई थी ताकि पुलिस को असिस्ट किया जाए, उनकी हेल्प की जाए, उसको भी बैन कर दिया गया क्योंकि इसके ऊपर मर्डर का केस आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की पुलिस थी। ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी और जो भी गलत काम ये करते उसका जो आप कह लो कि इंजाम था वो भुट्टो के ऊपर जाना था। अच्छा, तो एफएसएफ, फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बैन कर दिया गया। इसके अलावा भुट्टो को 1979 में लटका कर मार दिया गया, उसको फांसी चढ़ा दी गई। बताता हूँ, कहानी बताता हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ, देखो कितने आर्मी के बंदे गुजर चुके हैं। पहले आपके पास कौन आया? सबसे पहले आपके पास आया इस्कंदर मिर्ज़ा, फिर आया अयूब खान, फिर याहिया खान। 3 आर्मी के बंदे गुजर चुके थे। एंड अब हम लोग नहीं चाहते थे कि फिर से आर्मी आए, क्योंकि भाई जब से पाकिस्तान बना है हम लोग देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा रूल जो है वो आर्मी ने ही किया है। और अब हम लोग नहीं चाहते कि आर्मी आए, हम लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में से कोई आए और आगे गवर्नमेंट को रूल करे। अब जिया ने आते साथ ही वादा किया कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शंस करवाऊंगा, बट उसका कोई दिल नहीं था जाने का। तो उसने ये किया आते साथ ही, क्योंकि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा मायूस होते आर्मी से बहुत ज़्यादा मायूस हुए थे, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं करना था। इसलिए उसने आते साथ ही पहले कुछ ऐसे तरीके अपनाए जिससे वो लोगों की सपोर्ट गेन कर सके, और ताकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको अपोज करे, अपोजिशन करे, उन सब के ऊपर उसने बैन लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब जिया ने आते साथ ही पहले ट्राइबल पीपल के साथ क्या किया, अपने रिलेशन अच्छे किए। ट्राइबल पीपल कौन थे? ट्राइबल पीपल आपको पता है, जो बलूचिस्तान वाले इलाकों में जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे होते हैं उन्हें ट्राइबल पीपल कहते हैं। जिनकी जो गवर्नमेंट की नहीं मानते, वहाँ पे एक सरदार होता है, उस सरदार के पीछे चल रहे होते, जो सरदार ने कह दिया वही होना है। सही है। तो वहाँ पर बेसिकली रूरल एरियाज में मोस्टली बदमाश थे, मोस्टली तालिबान थे, मोस्टली वो लोग थे दहशतगर्दी करते थे। तो जिया ने जाते साथ ही पहले क्या कहा, क्योंकि वो ऑर्डर लाइक लॉ के खिलाफ काम कर रहे थे तो उनको सजा मिलनी थी। ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट के हाथ चढ़ते ही नहीं थे। तो जिया ने जाते साथ ही उनको क्या कहा, जिया ने कहा कि हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम आपको माफ़ कर देंगे आपने जो गलतियां की हैं। आपने बस ये करना है कि सारे वेपन्स हमारे हवाले कर दें। ठीक है, जैसे आप एक मुजरिम हो, आप उनसे बच के बैठे हो, जिस दिन आप उनके हाथ चढ़ के आपको पकड़ लेंगे। लेकिन जिया ने कहा कि हम आपको माफ़ कर देंगे, आपकी जो भी सज़ा हुई है हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके बदले आपको अपने सारे वेपन्स हमें हमारे हवाले करने होंगे। तो वो मान गए। ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि भाई जिया ने फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिए बलोची ट्राइब्स के साथ, ट्राइबल पीपल के साथ। इससे क्या हुआ, ट्राइबल पीपल ने क्या किया, इनको इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला काम इसका यही था कि इसने सपोर्ट गेन करनी है, और आते साथ ही इसने क्या किया, ट्राइबल पीपल की सपोर्ट गेन कर ली। अब उसके बाद इस्लामाइजेशन पॉलिसी लाया। पहले इसने ट्राइबल पीपल को टारगेट किया, अब इसने उलमास को टारगेट किया।
उलमास को टारगेट कैसे किया? क्योंकि जब से आप देख रहे हो पाकिस्तान बनता है, उलमास ने बहुत ज़्यादा हर रिफॉर्म को क्रिटिसाइज़ किया। क्यों क्रिटिसाइज़ किया है? एक सबसे बड़ा रीज़न था कि वो चाहते थे कि भाई आपके पास शरीयत लॉ आए। शरीयत लॉ का मतलब क्या है कि भाई इस्लाम का कानून आए, इस्लामिक पॉलिसीज़ आए, जो कि कोई नहीं ला रहा था। बिकॉज़ आपको बात बताना चाहिए कि भाई पाकिस्तान जो था ना, पाकिस्तान एक माइनॉरिटीज़ का कंट्री था। इसमें बहुत सारे और रिलीजन थे, और अगर वो पॉलिसी सबके ऊपर कंपलसरी होती तो एक तरह की ज्यादती होती दूसरे रिलीजन के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, जो और रिलीजन से। सही है, तो इसलिए लोग नहीं ला रहे थे, क्योंकि वो लोग अपोज करते ना, वो अपोज करते थे कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, तो इस्लामाइजेशन पॉलिसी वो ले आया 1979 में। इस्लामाइजेशन पॉलिसी ले आया। इस्लामाइजेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि भाई जिया ने कहा कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, मैं आप लोगों के लिए इस्लामिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, जिसमें इसने बहुत सारी इस्लामिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि इस्लामाइजेशन पॉलिसी क्यों आई थी, रीज़न क्या थे? सबसे पहली चीज़ क्या है कि ज़िया चाहता था कि भाई अब जो पॉलिसीज़ आए ना, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग आए। ज़िया चाहता था कि भाई इस्लामिक प्रिंसिपल्स को लोगों के दरमियान कॉमन किया जाए। ज़िया चाहता था कि इस्लामिक टीचिंग लोगों के दरमियान एक्सेसिबल हो। इसके अलावा वो पब्लिक की सिंपैथी गेन करना चाहता था। इसके अलावा यू कैन से कि भाई वो इनडेफिनेटली इलेक्शंस को पोस्टपोन करना चाहता था। और यू कैन से कि भाई वो रिलीजियस पार्टी से सपोर्ट गेन करना चाहता था, क्योंकि अगर वो शरीयत लॉ लेकर आता, अगर वो इस्लामिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता, वैसे बता रहा हूँ, तो जितने उलमास थे वो सब उसके सपोर्ट में आ जाते। एंड आपको पता है उलमास को कितने ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे होते, तो उलमास के साथ साथ वो सारे लोग जो उलमास को सपोर्ट कर रहे थे वो भी सारे उसके सपोर्ट में आ जाते। सही है, और आए भी थे। इसके अलावा इसने सारे बुरे काम, डांसिंग, सिंगिंग, अल्कोहल वगैरह, गैमलिंग वगैरह और ड्रग्स स्मगल करना, ये सब काम ख़त्म करना चाहता था। दैट्स वाई वो लेकर आया। और यू कैन से कि भाई वो नेक्स्ट इलेक्शन खुद जीतना चाहता था, इसलिए सपोर्ट गेन करने के लिए उसने इस्लामाइजेशन पॉलिसी लेकर आया। सही है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आगे आ जाओ। अब इसमें क्या था, इसमें इस्लामाइजेशन पॉलिसी में इसने इस्लामिक लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। पहली बात इसने क्या किया था, हदूद ऑर्डिनेंस। हदूद ऑर्डिनेंस क्या था कि भाई जो भी आपके पास पॉलिसीज आएंगी वो इस्लाम के अकॉर्डिंग आएंगी। जिना ऑर्डिनेंस कि अगर कोई बंदा अडल्ट्री करता है, कोई बंदा जिना करता है, तो उसको मार दिया जाएगा। तो मतलब अडल्ट्री की सज़ा डेथ होगी, सीधा सीधा डेथ। और अगर प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस का मतलब ये था कि भाई अगर कोई चोरी करता है, बिल्कुल इस्लाम का जो रूल था, अगर कोई बंदा चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, उसका सीधा हाथ काट दिया जाएगा। ज़कात ऑर्डिनेंस कि भाई जो भी बंदा, जैसे मैं हूँ, आप हूँ, जितने भी लोग कमा रहे हैं, उन सब की एनुअल पेमेंट में से इतने % हिस्सा ज़कात में जाना ही जाना है, चाहे वो कोई भी हो। इसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, बताता हूँ क्यों किया था, लेकिन अभी समझो कि भाई लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन इसमें था क्या कि भाई जितने लोग कमा रहे हैं ना, उनके एनुअल इनकम में से इतने % हिस्सा ज़कात में जाएगा, और ज़रूर जाएगा। ये क्यों था? ताकि गरीबों को भी हिस्सा मिले, और गरीब भी जो है थोड़ा सा उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छी हो सके। इसके अलावा आपके पास ये कहा गया था कि भाई अगर कोई बंदा है, लेट्स सपोज एक बंदा है, उसने किसी के ऊपर जिना का फॉल्स, आप कह लो कि मतलब झूठा इंजाम लगाया होगा, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा अगर कोई बंदा अल्कोहल पीता है, मतलब ड्रंक हो जाता है, अल्कोहल पीता है, तो उसको 80 स्ट्रिप्स हम अगर सामने सुना हो, इसको कोड़े कहते हैं हम लोग, जो पुलिस स्टेशन वालों के पास होते हैं, जो ज़ोर ज़ोर से स्ट्रिप्स मारते हैं, कोरे भी कहते हैं उन्हें। सही है, तो वो आपको 80 पड़ेंगे अगर आप अल्कोहल पीते हो। सही है, तो ये भी इन्होंने कहा इसमें। इसके अलावा अगर कोई बंदा, लेट्स सपोज एक बंदा है जो कि पब्लिकली आके हमारे किसी भी सैक्रेड बंदे को, हमारे किसी प्रॉफिट को, हमारे किसी उलमा इकराम को, हमारे किसी सहाबा इकराम को इंसल्ट करता है, उनके खिलाफ बैड वर्ड्स यूज़ करता है, तो उसी वक्त उसको जेल हो जाएगी। हमारे नबी करीम और किसी भी सैक्रेड बंदे को खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा, कोई भी कुछ बोलेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको उसी वक्त जेल हो जाएगी। ठीक है, और ज़कात ऑर्डिनेंस में ये था बेसिकली 2.5% सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन शिया ने अपोज किया था। शिया क्या कहते थे कि भाई ज़रूरी नहीं कि इतने % ही देना है, ये आपकी अपनी मर्जी, इतना मर्जी दो, क्योंकि वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई ये हमारी मर्जी है, हम जितना मर्जी दें, जितना एक बंदा कर सकता है वो देगा, चाहे वो 5% दे दे, चाहे वो 10% दे दे, चाहे वो 2% दे दे, 1% दे दे, उसकी अपनी मर्जी है। वो उन लोगों ने इसलिए इनको इनकार कर दिया था। सही है, आगे आ जाओ। फिर उसके बाद अशर ऑर्डिनेंस, इसमें ये कहा गया था कि भाई आपके लेट्स सपोज एक फार्मर है, एक फार्मर की लैंड है। अब एक फार्मर की लैंड पे जितनी भी इनकम आ रही होगी, डॉलर मतलब पैसे बन रहे होंगे ना, उसमें से 5% जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा
इसने ये कहा कि भाई मैं इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आप इसे सूद भी कहते हो, ठीक है, सूद कहते हो, इसने सूद को ख़त्म कर दिया, इसने फ्री बैंकिंग कर दी। लेकिन आप खुद सोचो, बैंक्स अगर सूद नहीं लेंगे तो कैसे चलेंगे? इसने सिर्फ एक काम किया कि सूद हटाकर इसने वर्ड प्रॉफिट डाल दिया, क्योंकि बैंक्स चलते ही सूद पे हैं। बैंक्स कहाँ से इनकम करेंगे, उनकी कमाई कहाँ से होगी, वो सूद नहीं लेंगे। अगर सूद नहीं लेंगे तो बैंक चलेंगे ही नहीं, बैंक चलते ही सूद पर है, सही है। तो सूद बेसिकली उसने सूद का वर्ड हटाकर सिर्फ प्रॉफिट्स का नाम कर दिया, प्रॉफिट्स कहते हैं ना इनकम, इनकम, ठीक है। सूद के वर्ड को प्रॉफिट से रिप्लेस कर दिया इसने, बाकी कोई और खास इसने नहीं चेंजेस की, बस सूद का नाम हटा के प्रॉफिट्स कर दिया, ताकि लोगों को यू नो अनएजुकेटेड लोग थे, उनको क्या पता चलना था क्या हुआ क्या नहीं, लोग बड़े खुश हो गए। एक और चीज़ जो कि आप भी कर रहे हो, इसने पाक स्टडीज़ इस्लामियात को कंपलसरी कर दिया। अगर आपने पाकिस्तान में पढ़ना है तो ये दो सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अरेबिक कोर्सेज ने कहा कि भाई टीवीज़ और रेडियोज़ पे अब लोगों को अरेबिक सिखाई जाएगी, ठीक है, ताकि लोगों में इस्लाम, ताकि लोगों के लिए कुरान मजीद को समझना आसान हो जाए, सही है, पढ़ना आसान हो जाए लोगों के दरमियान, और सब लोग कुरान मजीद की तलावत करें और नमाज वगैरह पढ़ें। अच्छा, अब ये सारी थी इस्लामाइजेशन पॉलिसी। इसमें आपको हर एक मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, अशर ऑर्डिनेंस, हदूद ऑर्डिनेंस, ज़िकात ऑर्डिनेंस, जिना ऑर्डिनेंस। तो ये आपको 4-4 मार्क्स के लिए आ सकती है। आई होप सो आप बता सकोगे। 4-4 मार्क्स के लिए आपने 1-2 पॉइंट बताने होंगे, ज़्यादा नहीं बताने होते, सही है। पॉलिसीज ऑन वुमेन, अब बेसिकली इसने एक काम गलत किया जिसकी वजह से इसको हेट मिला। हेट किसने दिया? हेट दिया वुमेन्स ने, औरतों ने, लड़कियों ने हेट दिया। क्यों हेट दिया? वुमेन्स वर डिस्करेज टू वर्क इन प्राइवेट कंपनीज, और उनको पब्लिक कंपनीज में भी काम करने से मना कर दिया गया। ये कहा गया कि जो औरतें होंगी वो घर बैठेंगी, वो काम नहीं करेंगी। आप देखो आजकल पूरे मुल्क में आप जहाँ जिस सेक्टर में जब आपको वुमेन जो है काम करती नजर आएंगी, मोस्टली वुमेन्स आर इंडिपेंडेंट है, सही है। लेकिन इसने डिस्करेज किया कि वुमेन्स बाहर जाके काम नहीं कर सकती, सही है। इसके अलावा इसने कहा कि भाई वुमेन जो है वो अकेले बाहर भी नहीं आ सकती। अगर कोई घर का अफराद ना हो बाहर तो उनको बाहर आने की भी इजाज़त नहीं है, वो गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकती। इसके अलावा भाई उसने एक और चीज़ कही कि आपके पास जो कोर्ट होता है ना, जहाँ पे वुमेन और मैन की सुनी जाती है, ठीक है, जहाँ एक कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, जब मसले वगैरह होते हैं तो जो वुमेन्स और एक मर्द और औरत होती है वो वहाँ पे जाती है, अपने मसले शेयर करती है, वहाँ पे मसला सुलझाया जाता है। अब ये कहा गया था कि भाई आपके पास वहाँ पे जो बंदा होगा ना, मैन होगा, और वुमेन जो होगी ना, वुमेन की जो स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट कहेगी, उस स्टेटमेंट की जो वैल्यू होगी वो मर्द से 50% कम होगी। ये चीज़ बहुत ख़राब थी, सही है, जिसकी वजह से जितनी भी एनजीओ थी वुमेन्स की, जितने भी एक्शन फोरम थे, वो सब एक्टिवेट हो गए एक तरह के। उन सब ने ये किया इसको, लाइक कह लो कि इसके खिलाफ इन लोगों ने अपोजिशन स्टार्ट कर दी, इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। रेफरेंडम 1984 का रेफरेंडम। अब रेफरेंडम क्या होता है? 1984 में ना, अब बेसिकली ज़ियाउल हक काफ़ी कुछ कर चुका था, ये बहुत सारे लोगों के दिल जीत चुका था, जिसमें उलमाज आते हैं, उलमाज के सपोर्टर्स आते हैं, ट्राइबल पीपल आते हैं, काफ़ी लोगों की सपोर्ट गेन कर चुका था। एंड अब इसको भरोसा था कि ये इलेक्शन जीत पाएगा। लेकिन इलेक्शन जीतने से पहले इसने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि भाई पब्लिक वोटिंग कराई। पब्लिक वोटिंग में ये कहा गया कि अगर क्या आपको मेरी इस्लामाइजेशन पॉलिसी पसंद आई है, ठीक है, एंड क्या आप चाहते हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूं अपना रूल, ठीक है। तो आपने सिर्फ यस और नो में आंसर देना था, लेकिन आप आंसर दे ही यस में सकते थे। तो बहुत सारे लोग ने क्या किया, बहुत मतलब बहुत बड़ी परसेंटेज ने यस में आंसर किया, सही है। अब क्या हुआ कि भाई जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी वो तो हैरान हो गई, हैं, वो हैरान होगी। कई बंदा आते साथ ही कह रहा था डेमोक्रेसी लेके आऊंगा, डेमोक्रेसी लेके आऊंगा। ये बंदा आते साथ ही कह रहे थे कि मैं डेमोक्रेसी लेके आऊंगा। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब लोगों ने मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट कर दिया, MRD, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है कि भाई डेमोक्रेसी हमें चाहिए। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब ने अलाइन होकर ये मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बनाई कि हम लोग आपको अपोज करते हैं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो जिया ने ये किया, जिया ने इन सब पार्टीज पर बैन लगा दिया, सबको अरेस्ट कर दिया, सबको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, सबको बैन लगा दिया। एंड फिर इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं माशाल्लाह, इलेक्शंस होते हैं 1985 में इलेक्शंस होते हैं, और नॉन पार्टी बेसिस होते हैं, मतलब यही जीत सकता था भाई, कोई और चारा ही नहीं था,
सही है। तो 1985 के इलेक्शन जो थे वो जिया जीत लिया। 1985 में जो है वो आपका मार्शल लॉ लिफ्ट हो गया, मार्शल लॉ हटा दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब इसने आते साथ ही अब एक और चीज़ की। अब देखो ना, लेट्स सपोज ये रूल में आ गया, ठीक है, ये रूल में आ गया, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो भुट्टो वाला ही चलाया जाएगा। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भुट्टो वाला ही चलाया जाएगा। इसने आते साथ ही सबसे पहले काम किया, वो काम क्या था, इसने 8th अमेंडमेंट, ये कानून के अंदर एक चेंज लेके आया। 8th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज करना, चेंजेस करना। इसने कानून के अंदर एक चेंज किया कि भाई बड़ी फील्डिंग सेट करके मैं बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट में आया हूँ, तो भाई कोई मुझे हटा ना सके, इसलिए उसने प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत बढ़ा दी। इसने प्रेसिडेंट की पावर्स बढ़ा दी कि प्रेसिडेंट जो है अब चाहे प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट प्रोविंशियल गवर्नर्स को हटा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को कोई नहीं हटा सकता। उसने प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और वही काम चल रहा है अंग्रेजों वाला 1 मैन 1 रूल। अब यही रूल करेगा, यही बहुत पावरफुल है। 8th अमेंडमेंट पहले ये लेके आया, उसके बाद भाई आपको पढ़ाते हैं इसके फॉरेन पॉलिसीज कि भाई इसने फॉरेन पॉलिसीज में ऐसा क्या काम किया, ठीक है। अच्छा भाई, पहले बात तो हमारे ना चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हो गए, ठीक है। चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हो गए, क्यों? क्योंकि 1978 पे कराकरम हाईवे बना, एंड जब कराकरम हाईवे बना तो हमारी तिजारत शुरू होगी चाइना के साथ, और तिजारत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप देखो आजकल हर चीज़ आप उठाओ मेड इन चाइना नज़र आ रहा होता है। तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो गए, लेकिन यूएसए के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हो गए, ठीक है। अफगान मेडिकल की वजह से बता दूँ क्या होता है, लेकिन हमारे रिलेशंस यूएसएसआर के साथ खिलाफ हो गए, ख़राब हो गए, ठीक है। यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशंस ख़राब हो गए। अब मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ, आप लोग कहानी सुनना ध्यान से। अफगान मेडिकल क्या था भाई, आपके पास जंग शुरू हो जाती है यूएसएसआर रशिया की और पठानों की, पठान मतलब अफगानिस्तान वालों की जंग शुरू हो जाती है। रशिया की, दोबारा सुन लो, रशिया की और अफगानियों की जंग छिड़ जाती है। और जंग के दरमियान आपको बताया कि रशिया जो था वो एक कम्युनलिस्ट एक कंट्री था, और वो चाहते थे कि भाई आपका अफगानिस्तान में भी कम्युनलिज्म आए, लेकिन जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज से उसमें अमेरिका भी आ रहे थे, अमेरिका इसको अपोज कर रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भाई वहाँ पर आपके पास क्या कह लो कि कम्युनलिज्म आए। तो पाकिस्तान जो था अफगानियों के साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान ने रशिया को अपोज किया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे मुस्लिम बहन भाई, हम उनको सेव करना है। तो हमारी जो बेसिकली ना, हम एक तरह के हीरो बन गए थे, हम एक तरह के हीरो बन गए थे पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि हम ऐसे कंट्री थे उसके साथ खड़े हुए जो रशिया को अपोज कर रहे हैं, जो आप कह लो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनलिज्म को अपोज कर रहे हैं। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके सामने हम हीरो बन गए। हीरो बनने के साथ साथ क्या हुआ कि अमेरिका चाहता था कि वो अफगानिस्तान की हेल्प करे, तो अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने फाइनेंशियल एड मिली, मिलिट्री एड, बहुत सारे टैंक्स भेजे, एयरक्राफ्ट भेजे, बहुत कुछ मिलिट्री एड भेजी, ठीक है। और पाकिस्तान को हायर किया एज अ डिलीवरी बॉय। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो होगा ना, हम आपको इस सारे वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आपने आगे अफगानिस्तान को प्रोवाइड करना है, इसके बदले आपको एड दी जाएगी। तो फ़ायदा क्या हुआ कि पहली बात हम हीरो बन गए, और ऊपर से सिर्फ डिलीवरी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़ी एड मिली थी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी एड मिली थी, और इससे हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो गई थी, हमारी इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई थी। और इसके साथ साथ क्या हुआ था कि उस टाइम ना बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिली थी। हाँ, इससे थोड़ा सेपरेट है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली थी, बहुत सारे लोगों को बाहर अब्रोड, मतलब कंट्री से बाहर जॉब्स मिली थी। इस सीन से सेपरेट है, लेकिन कहते हैं इसकी वजह से हुआ था, ठीक है। तो हमारे लिए मेडिकल क्यों था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एड मिली थी, एंड एड की वजह से क्या हुआ था कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हुई थी। अब अफगानी जो थे माशाल्लाह माशाल्लाह वो यूएसएसआर से जीत गए। छोटा सा अफगानिस्तान इतने बड़े रशिया से जीत गया, क्योंकि वो पठान थे, एंड पठान आपको पता है कितने ताकतवर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो भाई पठान जो थे वो जीत के जंग, पठान ये जंग जीत गए। और हुआ क्या, आप सुनना कि हमारे रशिया के साथ जो थे वो रिलेशंस ख़राब हो गए। हम 1984 में ना, ज़ियाउल हक वहाँ पे उनका एक लीडर मरा था, तो वहाँ पे उनके फनरल पे गया था, लेकिन उसको बहुत गंदा वेलकम किया गया था, ठीक है। अब जितने भी अफ़गानी थे ना, वो बहुत सारे अफ़गानी, मिलियन में अफ़गानी जो थे ना, वो रिफ्यूज लेने के लिए पाकिस्तान में आ गए। एंड जब पाकिस्तान में आए तो अपने साथ हथियार लेकर आए, और जितने हथियार हमने उनको दिए थे रशिया को मारने के लिए, वो यहाँ पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी शुरू हो गई, दहशतगर्दी शुरू हो गई, और सारे गलत काम वगैरह शुरू हो गए, जिनको हम तालिबान भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो ये सारी कहानी थी जो आपको पता होनी चाहिए।
रिलेशन विद इंडिया। अब बेसिकली हमारी इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। हमारी इंडिया के साथ एक जंग शुरू हो जाती है सियाचिन ग्लेशियर पर। इंडिया ने अपने ट्रूप्स वहाँ पर भेजे थे और वहाँ पर क्या किया था, अटैक शुरू कर दिया था। तो पाकिस्तान में डिफेंड करने के लिए अपने ट्रूप वहाँ पर भेजे, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे बंदे वहाँ पर मारे गए थे और बहुत बड़ी ये वार हुई थी। लेकिन स्टिल आपका कश्मीर जो था, हमने वो जगह तो ले ली, लेकिन कश्मीर हमारे फिर भी डिस्प्यूटेड रह गया। कश्मीर के ऊपर हम कोई नई डिसीजन ले सके, मतलब कश्मीर का मसला फिर भी हल नहीं हो सका। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब एक और मसला आया था कि भाई इंदिरा गांधी ना, बेसिकली इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। तो इंदिरा गांधी की डेथ जब हुई ना, तो उस टाइम पे जिया वहाँ पे मैच देखने गया हुआ था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई ना, तो क्या हुआ कि उसका जो इंजाम था, वो जो इंदिरा गांधी कौन थी भाई, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी, तो उसका सारा इंजाम किसके ऊपर आया, पाकिस्तानियों के ऊपर आया, जियाउल हक के ऊपर आया कि भाई आपने मरवाया, हालांकि उसके अपने बॉडीगार्ड ने मारा था। अब जिया जो था वहाँ पे उसके बेटे के पास गया, उसको मनाने की बहुत कोशिश की कि मनाया जाए कि भाई हमने नहीं मारा, हम लोग बेकसूर है। सही है, अच्छा। अब अफगान मेडिकल आई होप से समझ आ गया आपको, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे हुए, ख़राब हो गए, रशिया के साथ ख़राब हो गए, अमेरिका के साथ अच्छे हो गए एंड चाइना के साथ अच्छे हो गए। सही है, आगे आ जाओ। अब ओजरी कैंप डिजास्टर। ओजरी कैंप डिजास्टर क्या था कि भाई आपके पास रावलपिंडी में एक मिलिट्री कैंप था। मिलिट्री कैंप का मतलब क्या है कि भाई वहाँ पर सारे मिलिट्री इक्विपमेंट जो थे, मेजर मिलिट्री कैंप जो था वहाँ पर आपका, लाइक मिलिट्री का, आर्मी का वहाँ पर कैंप था। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ और बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए थे, बहुत सारे शहीद हो गए थे, बहुत सारे इंजर्ड हो गए थे। सही है, और बहुत ज़्यादा इवन बेसिक मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे एंड बहुत सारा 1000 मेरे ख्याल से लोग इंजर्ड हो गए थे और बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अब आप खुद सोचो ना, एक छोटा धमाका हुआ, एक कमरा था, मतलब एक जगह थी जहाँ पे एक छोटा धमाका हुआ, लेकिन वहाँ पे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे सारा बारूद वाला सामान पड़ा हुआ है, सारे कह लो वहाँ पर टैंक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जब धमाका होगा ऑफकोर्स बहुत बड़ा धमाका होगा ना, बहुत बड़ा धमाका होगा, एंड जब बहुत बड़ा धमाका हुआ तो फिर नुकसान भी बहुत हुआ एंड सारे मिलिट्री इक्विपमेंट जहाँ पड़े थे वो सारे सड़कें खराब हो गए, रूइंड हो गए, खराब हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप खुद सोचो, एक आर्मी कैंप की जगह में डिजास्टर हुआ है भाई, आर्मी कैंप में, कैंट में। आपको पता है छोटा सा डिजास्टर होना बहुत बड़ी बात है, कैंट में इतनी सख्ती होती है, कैंट जहाँ आप कैंट जाते हो, लेकिन वो तो पूरा आर्मी का कैंप था भाई, वहां पर डिजास्टर हो गया, बम फट गया, बहुत बड़ी बात है ये। तो कितने लोगों की जान गई, इतने लोग आपने जान से हाथों बैठे शहीद हो गए। तो मोहम्मद खान जो था, जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा कि भाई मैं पता लगा कर रहूंगा कि क्या वजह थी, किस वजह से ये बेसिकली डिजास्टर हुआ। अगर कोई गद्दार है बीच में, जो कसूरवार है, उसको पकड़ा जाएगा एंड उसको सजा दी जाएगी। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने कमेटी स्टार्ट की जिसमें क्या था, इससे पता लगाना था कि भाई कौन कसूरवार थे, किसको सजा मिलनी चाहिए, और जो कसूरवार था उसको सजा मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, जो बंदे दो पकड़े गए वो आर्मी के बंदे थे, और जिया कभी भी नहीं चाहता कि भाई जो आर्मी के बंदे थे वो पकड़े जाएं, क्योंकि वो आर्मी को सपोर्ट कर रही थी। तो जिया ने क्या किया, फौरन मोहम्मद खान जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर से फारिग कर दिया। ठीक है, अब MRD जो थी, मूवमेंट फॉर रिस्ट्रिक्शन डेमोक्रेसी, उन्होंने और ज़्यादा बेसिकली अपोज किया, बहुत ही ज़्यादा अपोज किया, बहुत ज़्यादा आप कह लो कि जिया को अपोजिशन की इन लोगों ने कि भाई हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, माफ़ कर दो, हम लोग सह सह के थक गए आर्मी को, अब डेमोक्रेसी ले आओ प्लीज़। ठीक है, तो जिया ने क्या किया, बेसिकली ये 1988 में, वैसे तो गवर्नमेंट कभी नहीं छोड़ता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज़्यादा ताकत थी। प्राइम मिनिस्टर जो था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, उसको कोई भी डिसमिस नहीं कर सकता था। सही है, तो 1988 में क्या हुआ कि ये ना जहाज़ में जा रहा था एंड जहाज़ फट जाता है, आपका जहाज़ जो है वहाँ पर एक्सप्लोड हो जाता है एंड उस जहाज़ एक्सप्लोड की वजह से फाइनली क्या हुआ, इसका रूल ख़त्म होता है। ठीक है, एंड हम लोग सुकून में आते हैं। ठीक है, ओके। सक्सेसेस फेलियर्स देख लो, इस्लामाइजेशन सक्सेस था, गुड रिलेशन विद बलोची ट्राइब सक्सेस था, रेफरेंडम सक्सेस था, इलेक्शन सक्सेस था, 8th अमेंडमेंट सक्सेस था, अफगान मेडिकल सक्सेस था, फॉरेन पॉलिसी सक्सेस था, डी नेशनलाइजेशन सक्सेस था। फेलियर क्या था भाई, जो वुमेन्स के इसने राइट्स कम कर दिए थे, और ज़कात ऑर्डिनेंस तो शिया ने अपोज की थी। इसके अलावा आप कह सकते हो कि भाई अफगान मेडिकल किसी तरह हमारे लिए बहुत ख़तरनाक भी था, क्योंकि क्राइम शुरू हो गए, दहशतगर्दी शुरू होगी, सारे तालिबान आके यहाँ पे उन्होंने दहशतगर्दी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और वॉर के बाद क्या हुआ, यूएसए ने हमारी सारी की सारी एड बंद कर दी, भी एक अनसक्सेस था, ओजरी कैंप डिजास्टर भी अनसक्सेस था, रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी अनसक्सेस था, ऑपोजिशन बाय MRD भी अनसक्सेस था, एंड प्लेन क्रैश भी 1988 में भी अनसक्सेस था। आई होप सो आपको ये कहानी समझ आ गई हो।
ठीक है, पास पेपर क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, देख लो यहाँ पर। अब वाई जिया इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम ऑफ इस्लामाइजेशन, आपको पता होना चाहिए, मैंने करवाया था। ज़ियाउल हक जो था वो चाहता था कि भाई इस्लामिक वैल्यू गवर्नमेंट में भर जाए, वो चाहता था कि जितनी भी पॉलिसीज आए वो इस्लाम के अकॉर्डिंग आए, वो चाहता था कि भाई सारे अमीर लोग जो हैं वो टैक्स दें ताकि उन टैक्स का यूज़ करके हम गरीबों के स्टैंडर्ड को बढ़ा सके, वो चाहता था कि भाई हम लोग उलमा इकराम की सपोर्ट गेन कर सकें, वो चाहता था कि इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सके। और देखो यहाँ पे वो रीजन मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अदर रेलिवेंट रिस्पॉन्सेज शुड आल्सो बी कैंडिडेट, तो आप वो लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, सही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, पैटर्न याद रखना है। पैटर्न आपको पता होगा, आप लोग अपना डिटेल डाल सकोगे। आपने सिंपल स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है कि भाई कोई भी सिंपल स्टेटमेंट कि जिया इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम ऑफ इस्लामाइजेशन, ठीक है, और कोई भी स्टेटमेंट बता देना आगे कि क्यों, बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। एंड फिर क्या करना, पहले बताना कि भाई जिया इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम ऑफ इस्लामाइजेशन ड्यू टू सेवरल रीजंस, ठीक है। फिर सिंपल स्टेटमेंट से आपने स्टार्ट कर दिया। फिर लेवल 2 में आप अपने सारे पॉइंट्स को मेंशन करोगे, द रीजंस इंक्लूड दिस 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 दिस। फिर उन एक एक रीजन को एक एक पैराग्राफ में समझा दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, एंड आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखना कि भाई जो रीज़न बताओ ना, रीज़न को एक्सप्लेन भी करना कि क्यों इसकी वजह से। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई जिया ने टैक्सेस के लिए, ठीक है, ताकि समझाओगे टैक्सेस के लिए कैसे, कि वो चाहता था कि भाई जितने भी लोग हैं वो ज़कात पे करें, और उन ज़कात को यूज़ करके जो गरीब होंगे, जो अपना घर नहीं अफोर्ड कर सकते, जो इनके पास खाने के लिए होता है, उनकी मदद की जा सके। दैट्स व्हाई ही इंट्रोड्यूस प्रोग्राम ऑफ इस्लामाइजेशन, ठीक है। आपने 3 पॉइंट बताने हैं, सिंपल स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, और कोई इसमें कंक्लूजन रिक्वायर्ड नहीं है। आई होप सो समझ आया हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी मेरे हैंडमेड नोट से मुझे पता है, मैं भी ज्योग्राफी के नोट से फोकस कर रहा था, तो जैसे ही प्रीमियम नोट्स बनेंगे इसके, वो भी वीडियो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बाकी हाँ, जो आप मैंने जो बताया ना, सुनने वाली चीज़ ज़रूरी थी, क्योंकि लिखे हुए में गलतियाँ थी ऊपर, मैं मानता हूँ, ठीक है। आपने बस ध्यान देना जो मैंने बोला था, सही है, और बुक पढ़ लेना एक बार जाके, जो बोला होगा सारा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।